सुप्रभात। आज हम साना साना हाथ जोड़ी मधु कांकरिया इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। इस यात्रा वृत्तांत में मधु कांकरिया ने सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से युमथांग तक की यात्रा का वर्णन किया है। साना साना हाथ जोड़ी गर्दु प्रार्थना हमरो जीवन तिमरो कौशली, ये नेपाली भाषा में प्रार्थना है। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हम इस यात्रा वृत्तांत के बारे में जाने इससे पहले मधु कांकरिया का जो जीवन परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। मधु कांकरिया का जन्म 1957 कोलकाता में हुआ था। आपने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है पत्ताखोर। आपने 4 कहानी संग्रह लिखे हैं। कहानी संग्रह में प्रमुख है उनके कहानी संग्रह में सलाम आखिरी और फूले गगन के लाल सितारे, फूले गगन के लाल सितारे या फिर कहानी संग्रह है। आपने ऐसी बहुत सारी ज्वलंत समस्या समाज से संबंधित हैं, उन विषयों को माध्यम बनाते हुए आपने जो रचना लिखी है, जैसे लाल बत्ती की पीड़ा, युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति, ऐसे बहुत सारे जो है आपने ज्वलंत समस्या पर, समाज पर आधारित ऐसे आपने लिखे हैं। अब हम इस यात्रा वृत्तांत के बारे में जान लेते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में मधु कांकरिया और उसकी सहेली जिसका नाम है मणि, ये दोनों जो हैं सिक्किम की राजधानी गैंगटोक पहुंच जाती हैं। जब वो वहां पहुंच जाती है तो वो रात्रि को जो दृश्य देखती हैं कि ऐसा लग रहा है कि सितारों की रोशनी पूरे आसमान में दिखाई दे रही है। इतना सुंदर दृश्य वहां का दिखाई देता है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक रात्रि का दृश्य जो है इतना सुंदर दिखाई देता है जो उसके मन को मोहित कर लेता है। और वहीं पर वो नेपाली युवती से प्रार्थना सीखती है, साना साना हाथ जोड़ी उसको दोहराती है कि हे प्रभु, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। और यही नहीं, वो ये भी बताती है कि गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर भी कहा जाता है। अर्थात वहां के लोग मेहनती होते हैं, वहां की औरतें जो हैं वो भी मेहनती होती हैं। इस कारण से गैंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। अगले दिन जब वो प्रातःकाल उठे, गैंगटोक में मौसम साफ नहीं था। ऐसा माना जाता है कि गैंगटोक से कंचनजंगा जो है वो साफ दिखाई देती है। गैंगटोक से कंचनजंगा की चोटी जो है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन उस दिन कंचनजंगा की चोटी जो है दिखाई नहीं दे रही थी।
मधुकांकरिया बताती है। और मधुकांकरिया उसकी सहेली मणि वहां पर एक जितेन नार्गे नाम के युवक की जिप लेती है, गाड़ी लेती है। जितेन नार्गे ड्राइवर के साथ साथ एक अच्छा गाइड भी था, क्योंकि उसको उस इलाके की अच्छी जानकारी थी। जितेन नार्गे को। इस तरह से उसी दिन जितेन की जीप लेकर गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग के लिए रवाना होते हैं। जब वो युमथांग के लिए रवाना होते हैं, सबसे पहले उनको बीच रास्ते में बहुत सारी जो है सफेद झंडियां दिखाई देती हैं। सफेद झंडियां ये इस बात का प्रतीक है कि किसी बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो रखी है। उसमें 108 पताके लगाई जाती हैं जो स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। जब वहां रंगीन झंडियां लगती हैं तो इस बात का प्रतीक होता है कि कोई नया काम होने वाला है या कोई नया उत्सव होने वाला है। तो सफेद झंडियां शांति व अहिंसा का प्रतीक है। वहां रंगीन झंडियां भी लगी हुई होती हैं। इस तरह से जब वो लोग आगे चलते हैं तो एक स्थान पर जिसका नाम है जो है कवि लॉन्ग स्टॉक, वहां पर जितेन नार्गे जो है गाड़ी रोक देता है और वो मधुकांकरिया उसकी सहेली से कहता है कि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई। फिर वो आगे और जाता है तो वहां पर एक स्थान शांति वार्ता स्थल जहां लेप्चा और बूटिया दो जातियों के बीच में समझौता हुआ। इन दो जातियों के बीच में समझौता हुआ था। उस शांति वार्ता स्थल के बारे में भी वो बताता है। यही नहीं, जब वो आगे जाते हैं तो एक कुटिया दिखाई देती है। एक कुटिया में प्रेयर व्हील लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस व्हील को चलाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये दृश्य देखकर मधुकांकरिया कहती हैं कि पूरे भारत की आस्था एक जैसी है। जिस प्रकार गंगा नदी में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसी ही आस्था, ऐसी ही श्रद्धा वहां पर भी हमको दिखाई देती है। इस तरह से वो कवि लॉन्गस्टोन के बारे में बताती है, एक कुटिया के बारे में बताती है। इस तरह से वो सारी बात बताती है। फिर जब आगे चलते हैं तो मधुकांकरिया जो है युमथांग जाते समय मधुकांकरिया जो है युमथांग जाते समय ऊंचाई पर चढ़ते जब वो चढ़ते उसको जो है नीचे के मकान जो है वो छोटे दिखाई देते हैं। रास्ते बड़े ही घुमावदार होते हैं और जगह जगह निर्देश लगे हुए होते हैं, सावधानी से चलिए, दुर्घटना से देर भली, ऐसे जो है कोटेशन ऐसे जो है वहां लिखे हुए होते हैं। और वो हिमालय की सुंदरता से बहुत प्रभावित होती है। मधुकांकरिया हिमालय की सुंदरता से प्रभावित होकर वो जो मधुकांकरिया जो हैं फिर वो सिलीगुड़ी से बीच में स्थान आता है, सिलीगुड़ी से तीस्ता नदी उनके साथ चलती है। अर्थात एक तरफ तीस्ता नदी, एक तरफ उनका रोड, एक तरफ तीस्ता नदी का पानी नीचे आ रहा है, एक तरफ उनकी गाड़ी ऊपर जा रही है। ये दृश्य वो बताती हैं। और यही नहीं,
लेखिका प्रसन्न होकर जो है हिमालय को सलामी देती है। लेखिका खुश होकर हिमालय को सलामी देती है। जब वो आगे देखती है कि सेवन सिस्टर फॉल्स जो कि झरने हैं, वहां थोड़े समय के लिए वो रुक जाती है। वो दृश्य देखकर सम्मोहित हो जाती है कि ऐसा सुंदर नजारा, वो देखकर बहुत खुश होती है। यही नहीं, झरने की कलकल ध्वनि उसको बहुत अच्छी लगती है और थोड़े समय के लिए वे लोग वहां पर विश्राम भी करते हैं। और ऐसा दृश्य देखकर मन की सारी दुर्भावनाओं का अंत हो जाता है। मन में भरी हुई सारी दुर्भावनाएं जो है इसका अंत हो जाता है और हमारे हृदय में आध्यात्मिक विचार आते हैं। इस तरह से मधु काकड़िया जो है सत्य और सौंदर्य की अनुभूति में खो जाती है। सत्य और सौंदर्य की अनुभूति में खो जाती है। यही नहीं, जब वह सत्य और सौंदर्य की अनुभूति में खो जाती है, वो आध्यात्मिकता में खो जाती है। और यही नहीं, जो वो आगे बढ़ती जाती है उनकी गाड़ी बादलों की लुका छिपी, यानी कभी बादल दिखाई देते हैं, कभी बादल दिखाई नहीं देते हैं, ऐसा सुंदर नजारा वहां दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पल पल प्रकृति अपना रूप बदल रही है, पल पल प्रकृति अपना रूप बदलती है। ऐसा सुंदर नजारा वहां दिखाई देता है। ये दृश्य देखकर लेखिका को अपना जीवन जो है तिनके जैसा लगा कि क्या जीवन है। यानी प्रकृति का सुंदर दृश्य, सबको आनंद लेना चाहिए इसका। यही नहीं, उसके मन में जो अज्ञानता थी वो अज्ञानता भी दूर हो गई, सारी अज्ञानता उसके मन से दूर हो गई और उसको प्रकृति के प्रति एक अनोखा ज्ञान प्राप्त हुआ। और यही नहीं, उसने फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरा सारा जीवन अच्छाइयों के लिए समर्पित हो जाए। इस तरह की प्रार्थना जो है मधु काकड़िया करती हैं। जब वो आगे चलती हैं तो देखती हैं कि बहुत सारी महिलाएं जो है बच्चों को पीठ पर बांधकर जो है सड़क निर्माण का कार्य करती हैं। यानी ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए रास्ते बनाते हैं, लेकिन बदले में इनको क्या मिलता है? बहुत कम मेहनताना मिलता है। ये लोग समाज को देश को कितना देते हैं, लेकिन बदले में कितना देते हैं? वो अपनी जान जोखिम में डालकर वहां की महिलाएं जो है बच्चों को पीठ में बांधकर सड़कों का निर्माण करती हैं। यही नहीं, जब वो आगे जाकर देखती हैं कि चाय के बागानों में महिलाएं बच्चे सब काम कर रहे होते हैं और जो इनकी आगे गाड़ी चलती है तो बहुत सारे बालक और बालिका पढ़ने के लिए 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। यानी कि बालक और बालिका पढ़ने के लिए 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल जाते हैं। ये नहीं, ये बालक जो है शाम के समय जंगल से लकड़ी लेने का काम भी करते हैं। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वहां की पुरुष, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, सभी लोग जो हैं मेहनती हैं। इस तरह से लेखिका को पहाड़ी जीवन का एहसास होता है। पहाड़ी जीवन का एक सुंदर एहसास होता है कि वहां का जीवन कितना कठिनाइयों से भरा हुआ है, ये लोग यानी कि मैदानी भागों की तुलना में पहाड़ी जीवन जो है बड़ा ही कठिन है।
पहाड़ी जीवन जो है बड़ा ही कठिन है, उसको ये पहली बार मालूम होता है। और यही नहीं, रास्ते में फिर आगे जो है बहुत ही सावधानी भरे निर्देश लिखे हुए होते हैं कि ध्यान से चलिए, दुर्घटना से देर भली। फिर जो है ये लोग जो है युमथांग जब जाते हैं और युमथांग जाते समय ही रास्ते में ही जब रात हो जाती है तो ये लोग जो है लायुंग में रात बिताते हैं। ये लोग जो है लायुंग में रात बिताते हैं और लायुंग में ही शाम को जो है मधु काकरिया तीस्ता नदी के पास बैठ जाती हैं और प्रकृति का आनंद लेती हैं। लेकिन जब वो लायुंग पहुंच जाते हैं तो लायुंग में उनको कहीं पर भी बर्फ नहीं मिलती है, उनको बर्फ नहीं मिलती है। जब स्थानीय लोगों से पूछा गया कि बर्फ कहाँ मिलेगी तो बताया गया कि 500 फीट की ऊंचाई पर एक कटाव स्थान है, वहां पर आपको बर्फ देखने को मिलेगी, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये लोग अगले दिन जो है कटाव के लिए निकल जाते हैं, अगले दिन कटाव के लिए निकल जाते हैं। कटाव का रास्ता बड़ा ही डिफिकल्ट है, धुंध भरा है, यानी कि एक संकेत मात्र से वहां गाड़ी चलती है। और कटाव का सुंदर दृश्य देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं और मणि कहती है कि कटाव जो है स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है, स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। अर्थात मणि ने स्विट्जरलैंड देखा हुआ है, लेकिन स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है जितना कटाव है। ये जितने भी जो पिकनिक स्पॉट बने हुए हिमालय पर्वत पर, उन सब में अहम योगदान है भारतीय सेना का। इन सब में अहम योगदान है भारतीय सेना का। भारतीय सेना जो है अपने बलबूते पर नए नए पिकनिक स्पॉट बनाती है। जब वो कटाव पहुंच जाते हैं, कटाव पहुंचने पर वो प्रकृति का आनंद लेते हैं और वहां पर बर्फ जो है वो चांदी की तरह चमकती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ों पर किसने पाउडर छिड़क दिया हो, इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। उसी समय स्नोफॉल भी होती है। और यही नहीं, इन्हीं पहाड़ों को एशिया का हिमशिखर कहा गया है, एशिया का हिमशिखर कहा गया है। यानी कि एशिया का हिमशिखर इसलिए कहा गया है कि ये पहाड़ जो है सर्दियों में बर्फ इकट्ठी करते हैं, गर्मियों में जब मैदानी भाग के लोग प्यासे मरते हैं तो यही बर्फ पिघलकर जो है मैदानी भागों में पानी बनकर नदियों के माध्यम से हम तक पहुंच पाती है। यही कारण है कि इनको एशिया का जलस्तंभ कहा गया है। अब फिर जो है यही नहीं, कटाव से थोड़ी दूरी चीन की सीमा है। वहां पर हमारे देश के फौजी दिन रात पहरा देते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। 0 से 15 डिग्री, -15 डिग्री तक ये लोग कैसे वहां रहते हैं, जबकि वैसाख के महीने में इतनी ठंड होती है तो माघ में कितनी ठंड होती होगी। इस प्रकार ये लोग अपना जीवन जीते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। वो फौजियों को भी सैल्यूट करती है, हमारे देश की फौजियों को भी सैल्यूट करती है। ये जो वर्तमान में जो घटनाक्रम हो रहा है, इसी के आसपास अरुणाचल, ये सारा उसी के आसपास सारा जो है अभी बॉर्डर पर दोनों देश की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। यही नहीं, फिर लेखिका इन फौजियों की कर्तव्य निष्ठा देखकर वो भावुक हो जाती है। मधु काकरिया इन फौजियों की कर्तव्य निष्ठा देखकर इतनी भावुक हो जाती हैं, उनको सलामी करती हैं, सलाम देती हैं। यही नहीं, फिर वो कटाव से युमथांग की ओर रवाना होते हैं, कटाव से युमथांग की ओर रवाना होते हैं। और जब वो युमथांग की ओर रवाना होते हैं तो वहां पर रुंड्रो
रोडोडेंड्रो और प्रियता के फूलों से सारी घाटी, फूलों से सारी वादियां जो है भरी हुई, यानी चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं जब कटाव से युमथांग की ओर जाते हैं। यही नहीं, युमथांग में उनको एक सिक्किमी युवती मिलती है, वो सिक्किमी युवती से बात करते हैं, उससे परिचय जानते हैं और वो परिचय के रूप में अपना परिचय देती है कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। हमें भी अपने जीवन में ध्यान रखना है, हम भी भारत के किसी भी राज्य में जाए, सबसे पहले हमें अपना परिचय भारतीय के रूप में देना है। हमें ये नहीं बताना मैं राजस्थानी हूँ, गुजराती हूँ, महाराष्ट्री हूँ, आई एम इंडियन, मैं पहले भारतीय हूँ। इस बात पर उसको बहुत गर्व होता है, बहुत खुश होती है। रास्ते में जितेंद्र नार्गे भौंकने वाले कुत्तों को बताता है, भौंकने वाले कुत्तों के बारे में बताते हैं। इन कुत्तों की विशेषता यह है कि चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ये कुत्ते जो हैं चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यही नहीं, जब वो आगे और जाते हैं तो वो गुरु नानक के पदचिन्ह भी बताते हैं। गुरु नानक के पदचिन्ह भी बताते हैं कि मैडम ये वही स्थान है जहाँ गुरु नानक की थाली से कुछ चावल निकले थे, कुछ चावल जो है गुरु नानक की थाली से निकल गए थे। जब वो आगे जाते हैं तो एक इलाका आता है जिसका नाम है खेदूम। एक इलाका आता है जिसका नाम है खेदूम। खेदूम 1 किलोमीटर का एरिया होता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर देवी देवताओं का वास होता है। देवी देवताओं का वास होता है। जो भी वहां गंदगी करता है वो मर जाता है, उसको पाप लगता है, ऐसा माना जाता है खेदूम के बारे में। यही नहीं, फिर नार्गे जो हैं वहां के पहाड़ों, वहां के झरनों, वहां के पेड़ों आदि के बारे में अपना पूज्य भाव दर्शाता है, पूज्य भाव दिखाता है कि ये सारे जो है हमारे लिए पूजनीय हैं। यही नहीं, अब जितेंद्र नार्गे कहता है कि ये सब जितने भी जो स्थान हैं उनमें सबसे बड़ा योगदान है कप्तान शेखर दत्ता का। शेखर दत्ता राव जब इस इलाके में आए थे तो उन्होंने इस सारे पिकनिक स्पॉट बनाने में अहम योगदान दिया था। इस तरह से जितेंद्र नार्गे जो है इन नए स्थलों को खोजने में अहम योगदान जो रहा है शेखर दत्ता और उनकी टीम का रहा है। इस तरह से ये यात्रा वृत्तांत यही समाप्त होता है। ऐसे ही आपको भी कोई एक यात्रा वृत्तांत लिखना है। आपने भी किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा की होगी, उस पर्वतीय प्रदेश की यात्रा को अपने शब्दों में लिखना है। इसमें बहुत सारी बातें इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से हमारे सामने आई हैं कि जीवन में मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए। यही नहीं, अंधविश्वास और श्रद्धा ये हमारी एकता के प्रतीक हैं, इन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि वहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जानकारी हमें मिलती है। जब मैं अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा तब मैं इस अध्याय से संबंधित उद्देश्य भी बता दूंगा आपको। और लेकिन इससे पहले आपको ये अध्याय समझकर एक प्रश्न करना है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आप भी किसी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। धन्यवाद। मैं मंडे को अभ्यास पत्र समझाऊंगा आपको। धन्यवाद।